नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, आपका जो रीट का प्री एग्ज़ाम था वो 27 और 28 तारीख फरवरी महीने में हुआ था। उसके बाद में जो रीट की ऑफिशियल आंसर की है वो भी बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है। सबसे पहले मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा जो जो प्री एग्ज़ाम में पास हो गए हैं, तथा जो लोग 1 नंबर 2 नंबर या फिर ज़्यादा नंबर से रह गए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो किसी और भर्ती परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपकी ये एक परीक्षा आगे भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकती। हो सकता है आपका कोई और परीक्षा में सिलेक्शन हो जाए, इसलिए आप निराश नहीं हों और कोई और परीक्षा की तैयारी करें। चलिए, जो छात्र मेंस का एग्ज़ाम लेवल सेकंड हिंदी से देंगे उनके लिए आज इस वीडियो में हम संपूर्ण पाठ्यक्रम का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो मेंस परीक्षा है अगले साल 2026 में जनवरी माह में होगी, और जनवरी माह में 17 तारीख से 21 तारीख के मध्य आपकी परीक्षा तारीख फिक्स की गई है। यानी 17 से 21 के बीच में फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल वालों की जो रीट मेंस का एग्ज़ाम है वो होगा। तथा आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका रीट प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें नकारात्मक अंकन नहीं था। जो रीट का मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें नकारात्मक अंकन भी होगा। दूसरी बात, जो रीट प्री का एग्ज़ाम हुआ वो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित कराया जाता है, और जो रीट आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसे अधीनस्थ जो कर्मचारी बोर्ड है उसके द्वारा कराया जाएगा। प्री एग्ज़ाम में प्रश्नों की संख्या 150 हुआ करती थी, और जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें भी प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। यानी वही 150 प्रश्न आएंगे आपके, और मेंस में भी आपको समय अवधि 2.5 घंटे रहेगा, यानी 150 मिनट। 150 मिनट में आपको वह पेपर हल करना होगा। अंतर इतना है कि रीट प्री में नकारात्मक अंकन नहीं हुआ करता था, और जो रीट मेंस की एग्ज़ाम होगा उसमें नकारात्मक अंकन 1/3 होगा। 1/3 का मतलब होता है यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, और यदि आपके 6 क्वेश्चन गलत हुए तो आपके 2 अंक सही में, यानी 2 क्वेश्चन सही काटे जाएंगे, और यदि आपका 9 क्वेश्चन गलत हुए तो आपके सही क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन काटे जाएंगे। इस प्रकार से नकारात्मक अंकन होता है। चलिए नेक्स्ट देखें कि इसमें जो 150 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, तो 150 का गुणा 2 से करेंगे तो 300 आ जाएगा। यानी आपका पूरा जो एग्ज़ाम होगा वो 300 अंक का होगा। नेक्स्ट देखें आप विषयवार अंकवार, यानी कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा। तो देखिए, राजस्थान का पहला देखें, राजस्थान की ज्योग्राफी, इतिहास, कल्चर और राजस्थानी भाषा, इसमें आपसे कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 40 क्वेश्चन क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है तो 80 अंक का यह ए पार्ट होगा, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, कल्चर, इतिहास और राजस्थानी भाषा से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 40, जो 80 अंक के होंगे। दूसरे में देखें, इसमें राजस्थान, सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य, आरटी और करंट अफेयर, इससे आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार आपके 50 अंक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें तीसरा, इसमें आपसे विद्यालय विषय पूछी जाती है, यानी आप हिंदी आप वाले हैं तो आप हिंदी से देंगे मेंस एग्ज़ाम को। तो हिंदी से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का हो जाएगा, तो 120 अंक हो जाएंगे कुल। यानी आपसे हिंदी में जो व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको आगे पूरा सिलेबस डिस्कस करूँगा डिटेल में, आपको वहाँ बताऊँगा हिंदी में से क्या क्या पूछा जाएगा। तो इस प्रकार आपसे 120 अंक के हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथे नंबर पर देखें शिक्षण विधि। अब हिंदी की शिक्षण विधि से भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन यानी प्रत्येक 2 अंक का हो जाएगा। इस प्रकार 20 अंक की शिक्षण विधियाँ पूछी जाएंगी। हिंदी की शिक्षण विधियाँ आपसे 20 अंक की पूछी जाएंगी। नेक्स्ट देखें 5वां मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के इसमें जो मेंस एग्ज़ाम होगा इसमें प्रश्नों की संख्या कम रहेगी। जो प्री एग्ज़ाम हुआ था, प्री रीट आपका, उसमें मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आते थे, लेकिन यहाँ पर आपसे मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार 20 अंक की आपको मनोविज्ञान पूछी जाएगी। नेक्स्ट देखें सूचना तकनीक। सूचना तकनीक से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा और ऐसे आपका ये हो जाएगा 10 अंक का सूचना तकनीक। तो दोस्तों इसमें आप याद रखें, आप मनोविज्ञान का थोड़ा कम पढ़ें। कुछ लोग होते हैं मनोविज्ञान को रटने लगे रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं मनोविज्ञान को 5 बार पढ़ लिया, 7 बार पढ़ लिया, फिर भी याद नहीं होती। तो मेरे हिसाब से आप इसमें मनोविज्ञान पर थोड़ा कम ध्यान दें। आपको सिलेक्शन का आधार आपकी सब्जेक्ट और राजस्थान जी के रहेगी। तो आप राजस्थान जी के और अपनी सब्जेक्ट पर विशेषकर कमांड रखें, तो यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। मनोविज्ञान में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप नॉर्मल तरीक़ा से भी मनोविज्ञान को पढ़ोगे तो 8-7 तो क्वेश्चन कर सकते हो। उसके अलावा थोड़ा नेक ध्यान से पढ़ लोगे तो 8-9 के लगभग पहुंच जाओगे, वो काफ़ी हैं। 8 क्वेश्चन इसमें सही हो जाएंगे, वह काफ़ी हैं। तो मनोविज्ञान को आपको ने थोड़ा कम ध्यान देना है। वैसे भी मैं मनोविज्ञान को आपको पूरी मनोविज्ञान को ट्रिक के माध्यम से इसी चैनल पर कराऊंगा, जो जो टॉपिक आपके रीट मेंस में हैं उनको। और देखिए मैंने इसी चैनल पर जो रीट की एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले मनोविज्ञान की कई वीडियो अपलोड कर रखी हैं, जिसमें अधगम टॉपिक कराया हुआ है, अधगम के सिद्धांत और अधगम की परिभाषाएं। तो आप वहां से देख सकते हैं अधगम की परिभाषा वगैरह। मैंने इन सारी चीज़ों को आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराया है। आप अधगम टॉपिक जो मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है उसको देख सकते हैं। मैंने इतने शानदार तरीक़ा से पीपीटी के माध्यम से आपको समझाया हुआ है प्रत्येक सिद्धांत को कैसे याद करें, कैसे नियम, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, उसके नाम से ही आप उन चीज़ों को याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। और मैंने पीपीटी में हर सिद्धांत को चित्र के माध्यम से समझाया है, जिसे आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये टोटल कुल मिला के ये पेपर आपका 150 क्वेश्चन का होगा और 150 क्वेश्चन में 2 का गुणा करें तो यानी 300 अंक 300 अंक का पूरा एग्ज़ाम होगा। अब चलिए इसका सिलेबस, इसे थोड़ा ने डिटेल में जान लेते हैं। आपके सिलेबस में क्या क्या रहेगा, आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़ के चलनी है, इस चीज़ को आप डिस्कस कर लेते हैं इसमें। आइए देखिए, सबसे पहले तो इसका संक्षिप्त विवरण देखें। परीक्षा 300 अंक की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, यानी आपकी परीक्षा जो हिंदी वाले हैं उनकी एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी, ताकि नॉर्मलाइजेशन का चक्कर ना रहे। एक शिफ्ट में ही सब हिंदी वालों की परीक्षा कराई जाएगी। अगला देखें, समय अवधि इसमें 2 घंटे 30 मिनट रहेंगे, यानी 150 क्वेश्चन 150 मिनट। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे।
समस्त प्रश्न बहुविकल्पी यानी ऑप्शनल होंगे। नेक्स्ट देखें, इसमें नकारात्मक अंकन होगा, गलत क्वेश्चन के लिए अंक काटे जाएंगे। अब नेक्स्ट देखें, इसमें पाठ्यक्रम विवरण, इसमें देखें आप, देखिए ये 6 से 8 तक यानी सेकंड लेवल वालों के लिए पाठ्यक्रम है, और वो भी हिंदी वाले। तो देखिए सबसे पहले आपसे राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति, कला संस्कृति और राजस्थानी भाषा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इस प्रकार आपसे 80 अंक के राजस्थान की जीके में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए भूगोल में देखें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो भूगोल में भौतिक स्वरूप, जलवायु। दोस्तों भौतिक स्वरूप और जलवायु को मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं इन्हें दोबारा से आपको करा दूँगा। आप वहाँ से, लेकिन आप वहाँ से एक बार डेमो क्लास के रूप में समझ सकते हो। मैंने इनको इतनी शानदार तरीक़ा से पढ़ाया है, जैसे जलवायु हो गया, जलवायु में जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण और थार्नवेट का वर्गीकरण, इन सब, और राजस्थान में जो नॉर्मल 5 प्रकार का वर्गीकरण है उसको भी, इन सब वर्गीकरणों को मैंने बहुत शानदार तरीक़ा से चित्र मैप के माध्यम से इसमें समझा रखा है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि आप राजस्थान में कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, राजस्थान की जीके पढ़ रहे हैं, तो आपके पास में एक मैप ज़रूर रखा होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में का को तो आप विशेषकर मैप में ही पढ़ें। आप भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो मैप में उन्हें साथ साथ दर्शाते जाएं, ताकि आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद होती रहेंगी। मैं तो ये कहूँगा, आप यदि कल्चर पढ़ रहे हैं तो कल्चर को भी मैप में पढ़ें। यानी आपने कोई, मान के चलिए आप मंदिर पढ़ रहे हैं, तो मंदिर कौन से ज़िले में है, वहीं पर उसके सामने तीर का निशान लगा के वहीं पर उस मंदिर की पूरी डिटेल लिख दें। तो इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो आप लंबे समय तक इन चीज़ों को याद रख सकोगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें अफवाह तंत्र है, जिसमें नदियाँ, झील वगैरह ये सब, जल संसाधन की विधियाँ, जल संरक्षण करते हैं तो उसकी कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, ये सब इसमें पूछा जाएगा अफवाह तंत्र में। नेक्स्ट देखें वन संपदा। वन संपदा में आपसे कौन से ज़िले में वन सर्वाधिक हैं, कहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखें जीव जंतु एवं वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य। यहाँ पर अभ्यारण्य पूछे जाएंगे, कौन सा अभ्यारण्य किस ज़िले में है और कौन से अभ्यारण्य में क्या चीज़ फेमस है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट मृदा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान के कौन से भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा की क्या विशेषता हैं, कौन सी मृदा में कौन से गुण हैं, कौन सी कमियां हैं, ये सभी, मृदा संरक्षण कैसे करना चाहिए, ये सभी क्वेश्चन मृदा से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखें राजस्थान की फसलें। इसमें ये पूछा जाएगा कि राजस्थान में कितने प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जैसे रबी की, खरीफ की, जायद की, ये फसलें राजस्थान में बोई जाती हैं। कौन सी फसल किस महीने में बोई जाती है, कब काटी जाती है, और किस राजस्थान के किस भूभाग पर कौन सी फसल बोई जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन फसलों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जनगणना में से जो 2011 की जनगणना है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों 2021 की जनगणना के अभी आंकड़े आपके सामने आए नहीं हैं, इसलिए आपसे 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। दोस्तों आप एक चीज़ याद रखें, जैसे आपको यहाँ जनगणना दिया है और जनगणना में भी ये कोई टॉपिक में मतलब अलग से लिखे गए हैं, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। आप पढ़ने को तो पूरी जनगणना पढ़ोगे, जिसमें बाल शिशु लिंगानुपात भी पढ़ोगे और महिलाओं के साक्षरता वगैरह सब कुछ पढ़ोगे, परंतु जो इसमें डिटेल में थोड़ा जो व्याख्या करके लिखते हैं ना, ऐसे ही जैसे जनसंख्या में ये लिखा है घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, तो आप इन चीज़ों को तो विशेष कर पढ़ें। ये चीज़ तो आपको रटी होनी चाहिए
यानी कि जब सबसे पहले पेपर बनाया जाता है तो सिलेबस को सामने रख के वो इन्हीं चीज़ों को फोकस करते हैं कि हमने जनसंख्या में क्या चीज़ देखी है, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। तो वो यहाँ से ही सबसे पहले क्वेश्चन उठाएगा। तो आपको इन चीज़ों को याद रख के पढ़ना है कि ये हमारे टॉपिक में क्या है क्या नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आप जब भी आप तैयारी करने लगो तो उससे पहले सबसे पहले आप सिलेबस देखें। पूरे एक दिन चाहे कुछ नहीं करें, थोड़ा नहीं पढ़ें एक दिन पूरे पे शुरुआत में, तो आप सिलेबस को देखें। सबसे पहले सिलेबस में क्या क्या चीज़ दी हुआ है। आपको सिलेबस उंगलियों पर रटा होना चाहिए। यदि आपका सिलेबस उंगलियों पर याद है आपको, तो लगभग 10% आपको ये समझ लीजिए आपकी तैयारी 10% हो गई। और आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पर जैसे आप पढ़ते हैं अपने बेड के सामने उस सिलेबस को चिपका लें। यानी आपकी निगाह सिलेबस पर हमेशा होनी चाहिए। आप जैसे कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, क्या ये सिलेबस में है या नहीं है, और है तो सिलेबस में किस प्रकार दिया हुआ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट देखें इसमें राजस्थान की जनजातियाँ और जनजाति क्षेत्र, यानी कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है। जैसे मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में सहरिया जनजाति पाई जाती है। इस प्रकार आपको ये जनजातियाँ पढ़नी है। जनजातियाँ मतलब जनजाति कौन सी किस जिले में पाई जाती है। इसके अलावा जनजातियों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम, ये इनसे जुड़े हुए जो हैं उनको आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट आगे धात्विक और अधात्विक खनिज, यानी खनिजों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। कौन से धात्विक खनिज हैं, कौन से अधात्विक खनिज हैं। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में ऊपर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा धात्विक खनिज है, कौन सा अधात्विक खनिज है। जैसे आपने प्री रीट में भी देखा होगा, एसएस वालों से यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन उठते हैं, आपको ये भी याद रखना है साथ में कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यहाँ से पुराने क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और आगे क्वेश्चन इसमें से किस प्रकार बन सकते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखें इसमें राजस्थान के ऊर्जा संसाधन जैसे परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। दोस्तों इसमें भी खासकर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा संसाधन परंपरागत संसाधन है और कौन सा परंपरागत संसाधन गैर परंपरागत संसाधन है। ऐसे दोस्तों इन सारी चीज़ों की मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। यानी आप एक एक लाइन में इन चीज़ों को याद कर लोगे कि कौन से संसाधन कौन से में आते हैं, तो आपको ज़्यादा इन चीज़ों पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप यदि नए हैं दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपके जो रीट मेंस है उसकी तैयारी भी कराई जाएगी। और हमारी खास विशेषता यह है कि आपको कोई भी चीज़ रटने को नहीं कहा जाएगा, यानी ट्रिक के माध्यम से ऐसा समझाया जाएगा वो आपकी जो बाहरी दुनिया है उससे जुड़ा होगा। आपको उसमें कुछ रटना नहीं पड़ेगा, आप उनसे रिलेट करके उन चीज़ों को पढ़ लोगे। चलिए नेक्स्ट देखें राजस्थान के पर्यटन स्थल में आता है जैसे मंदिर हो गए, किले हो गए, दुर्ग हो गए, झरने वगैरह, ये सब पर्यटन स्थल में आते हैं। तो पर्यटन स्थल में ये चीज़ें पढ़ी जाएंगी। नेक्स्ट देखें राजस्थान में यातायात के साधन जैसे होते हैं सड़क मार्ग हो गया, जल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, ये सब परिवहन होते हैं जो यातायात के साधनों में आते हैं। वैसे देखा जाए तो राजस्थान में दो प्रकार का परिवहन ही है। जैसे राजस्थान में जल परिवहन नहीं है, राजस्थान में वायु परिवहन और सड़क परिवहन ही है। तो वो आप पढ़ेंगे। सड़क परिवहन में सड़क का घनत्व, कौन सी सड़क कहाँ से निकलती है, एनएच वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़नी है। उसके अलावा वायु परिवहन में जैसे राजस्थान में सांगन एयरपोर्ट है, उसकी स्थापना कब हुई थी, पहली उड़ान कहाँ से कब भरी गई, ये वायु परिवहन पढ़ेंगे। और इसके अलावा राजस्थान में जो मेट्रो है उसको भी सड़क परिवहन में ही पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें राजस्थान का इतिहास एवं
इतिहास एवं संस्कृति। देखिए, राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे। सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, पाराथल, बैराट इत्यादि, ये सभी सभ्यताएं पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने इसी चैनल पर आप डेमो क्लास के रूप में देख सकते हैं कि मैंने इसमें कालीबंगा सभ्यता को इस चैनल पर पढ़ाया हुआ है। कालीबंगा को आप पूरी एक कहानी के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि इस कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, कब की थी, और इसके साथ यहाँ पर कौन कौन से उपकरण पाए गए। इस प्रकार मैंने इसमें सब चीज़ों को पढ़ाया हुआ है। तो आप कालीबंगा सभ्यता एक बार इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं डेमो क्लास के रूप में। तो आपको उसी प्रकार से सभी सभ्यताएं, सब चीज़ जो भी इस टॉपिक आपके हैं रीट मेंस में, वो सारे टॉपिक इसमें पढ़ाए जाएंगे उसी तरीक़ा से। तो आप एक बार कालीबंगा सभ्यता को पढ़कर देख सकते हैं, आप जीवन भर उसको याद रख सकते हैं, कभी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट देखें इसमें इसके अलावा राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, प्रशासनिक व्यवस्था एवं राजस्व व्यवस्था। तो इसमें आपको राजस्थान में जो इतिहास है उसमें राजवंश वगैरह पढ़ने हैं, जैसे मेवाड़ का गोयल वंश हो गया, कृतियार वंश हो गया और कछुआ वंश हो गया, ये सब वंश इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखें इसमें राजस्थान के किले, स्मारक, बावड़ी और हवेलियाँ, ये चीज़ राजस्थान की संस्कृति में पढ़नी है, यानी कौन सा किला कहाँ पर है, कौन सी बावड़ी है कहाँ पर है, और हवेलियाँ, ये चीज़ पढ़नी है। राजस्थान की ज्योग्राफी, कल्चर और इतिहास, इसकी क्लासें इसी चैनल पर रेगुलर रूप से चलेंगी। आप इन चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकोगे। नेक्स्ट देखें राजस्थान में मेले, कौन सा मेला कहाँ लगता है, त्यौहार कौन सा कब मनाया जाता है, किसकी याद में मनाए जाते हैं ये त्यौहार, क्या सिस्टम है, ये सब पूछा जाएगा आपसे। लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य। दोस्तों, लोक नृत्य और लोक संगीत की क्लास मैंने इसी चैनल पर डाल रखी है। आप लोक नृत्य और इनको एक बार पढ़ के देखिएगा। लोक नृत्य मैंने सब PDF PPT इतनी शानदार तरीक़ा से बना के पढ़ाए हैं। लोक नृत्यों में प्रत्येक नृत्य की PDF बनाई है, उसमें आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि इसमें कैसे यह नृत्य किया जाता है। तो आप एक बार वहाँ से इन्हें देख सकते हैं, और वैसे मैं इनको दोबारा इसी चैनल पर पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट देखें राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरागत विरासत। राजस्थान में जो जो परंपरा एवं विरासतें हैं उनके बारे में पूछे जाएंगे। अगला देखें राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, इसमें संत और लोक देवी देवताओं को पूछा जाएगा। इसमें देवी नहीं है, इसमें लोक देवता और लोक संत ही पढ़ने हैं, लोक देवी आपको नहीं पढ़नी है। लोक देवी देवताओं की क्लास मैंने और लोक संतों की क्लास इसमें मैंने डाल रखी है, आप वहाँ से एक बार इनको देख सकते हो। मैंने प्रत्येक देवी देवता को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया हुआ है, जिसमें आप सभी देवताओं के, जैसे देवता हो गया, उसका देवता के पिता का नाम, माता का नाम, उसकी पत्नी का नाम, उसके बहन का नाम, ये चीज़ें मैंने सब उसमें पढ़ाई हुई हैं। तो आप वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे आपको मैं एक बताता हूँ, जैसे मैंने इसमें पाऊ जी को पढ़ाया है। पाऊ जी को आप पढ़ने के लिए आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, पधक 3 16 दे, ये चीज़ बस आपको, ये यदि लाइन याद है तो पाऊ जी पूरे आपको याद हैं। पदक बोलते हैं जैसे आप मेडल जीत के लाते हो, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल, उसे कहते हैं पदक। तो पदक 3 16 दे, यानी का इसमें 3 बार आएगा। पा से हो गया पाबू जी, धा से हो गया इनके पिता का नाम धादल जी। अब का 3 बार है, एक का से हो गया कमला दे, और दूसरे का से हो गया कमला दे इनकी माता का नाम, दूसरे का से हो गया इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी, और तीसरी का मतलब हो गया इसमें इनका जन्म हुआ था कोलूमंड में, कोलूमंड फलौदी में। और सुलादे सू से हो गया इनकी पत्नी का नाम सुप्यार दे, और हो गया, और दे से हो गया इन्हें देवल चारणी की गाय बचाई थी, दे। तो ये हो गया देवल चारणी की इन्होंने गाय बचाई थी। चलिए, इस प्रकार आपको इन चीज़ों को याद रखना है। और दोस्तों, आप उसमें वैसे भी कंफ्यूज नहीं रहोगे। देखिए, पा से पाबूजी सिर्फ लोक देवता ऐसे हैं जिनका नाम पा से चालू होता है। धा से पिता
खुद देवता के नाम के बाद में मैंने हर ट्रिक में ऐसी ट्रिक बनाई है जिसमें उसके पिता का नाम होगा, पिता के बाद में उसकी माता का नाम होगा और माता के बाद में उसकी पत्नी का नाम होगा। तो इस प्रकार हर ट्रिक में मैंने इसी क्रम को फॉलो किया है। तो इस प्रकार आपको ये चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक। पदक 3 सुलादे। चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें नेक्स्ट देखें ऐतिहासिक देवी देवता के बाद में हो गए ऐतिहासिक स्थल, यानी आपको ऐतिहासिक स्थल पढ़ने, व्यक्तित्व हो गए, आभूषण हो गए। दोस्तों वस्त्र आभूषण मैंने इसमें चैनल पर अभी कोई क्लास ली नहीं है। वस्त्र आभूषण में आपको क्लास लूँगा तो आपको भारी जीवन से जोड़कर ऐसे पढ़ाऊँगा आभूषणों को जो आप उन्हें हमेशा के लिए याद रख लोगे। जैसे देखिए, मान के चलिए 1-2 मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। एक होता है मादलिया आभूषण है जो गले में पहना जाता है। अब इसको आप कैसे याद रखोगे? देखिए, माँ को इसमें अलग करें और दलिया को अलग करें। अब देखिए, माँ ने दलिया बनाया। अब माँ ने दलिया बनाया तो आप उसे कैसे पियोगे? गले से ही तो दलिया पिया जाता है ना। हाँ, तो फिर माँ दलिया आभूषण हो गया गले का। आपको ऐसे इन चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है। आप हमारे साथ बने रहें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन चीज़ों को मैं आपको सबको आगे पढ़ाऊँगा ट्रिक के माध्यम से, तो आप इन्हें लंबे समय तक याद रख सकते हैं। मादलिया हो गया गले का आभूषण। जैसे एक आभूषण और बताता हूँ, एक होता है निबोरी आभूषण भी गले का होता है। जैसे निबोरी जो नीम पेड़ होता है उसके जो फल आता है उसमें जो गोल गोल से होता है उसे बोलते हैं निबोरी। अब दोस्तों देखिए, आप इसे याद कैसे रखोगे? आपने नीम से एक निबोरी तोड़ी, उसमें दोनों तरफ ऐसे छिद्र करके एक धागा लगा लिया। इस प्रकार ये आपने बना लिया। निबोरी में छिद्र करके धागा लगा के ऐसे, और उसको बनाकर ऐसी आपने एक बनाई माला सी और गले में पहन लिया। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि निबोरी गले का आभूषण है। चलिए नेक्स्ट जैसे आभूषण हो गए, आगे है चित्रकला में आपसे कौन सा, और हस्तकला। चित्रकला में ये पूछा जाता है कि कौन से चित्र शैली में कौन से कलाकार थे, उनका नाम पूछा जाता है, उनका संबंध कौन सी चित्रकला से है। ये क्वेश्चन चित्रकला में विशेषकर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। आपको ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएगी। आगे क्रांति देखें। 1857 क्रांति, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन में पूछे जाएंगे। मैं इन सब चीज़ को आपको ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा। जैसे मान के चलिए आंदोलन में आपको मैं एक चीज़ याद कराऊं, इसी प्रकार मैं आगे पढ़ाऊंगा। जैसे एक इसमें बिजौलिया किसान आंदोलन है, तो बिजौलिया किसान आंदोलन में जो महाराणा फतेह सिंह थे मेवाड़ के, उनके पास में गिरधरपुरा में जो पंचायत हो रही थी वहाँ से 2 लोगों को भेजा। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? कौन कौन से गए थे? देखिए, जैसे गिरधरपुरा में जो पंचायत हो रही थी वहाँ के लोगों ने एक चीज़ ठानी। क्या चीज़ ठानी? कि हम किसानों की शिकायत को महाराजा फतेह सिंह के पास में पहुंचाएंगे। तो उन्होंने ये चीज़ ठानी। और ठानी से हो गया, देखिए, ठा से हो गया ठाकरी पटेल और ना से हो गया नानक। ये ठाकरी पटेल और नानक, ये 2 लोगों को फतेह सिंह के पास में भेजा था। उन्होंने ये चीज़ ठानी थी कि फतेह सिंह के पास हम भेजेंगे। तो ठानी से ठाना, ऐसे आपको याद रखना है कि ठाना। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के प्रजा मंडल और राजस्थान का एकीकरण और ये चीज़ें भी मैं आपको पूरा एकीकरण आपको मैं 5-7 लाइन है उनके माध्यम से याद करा दूंगा। जैसे इनकी तारीख हो गई 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 ऐसे। और इनके महीना हो गए, जैसे कौन सा महीना में हुआ था, तो मामा, मंजन, इस प्रकार आपको इन चीज़ों को, माँ से हो गया मार्च में, दूसरा भी मार्च में, माँ से हो गया मई में, जा से हो गया जून में, ना से हो गया नवंबर में,
इस प्रकार आपको इन चीज़ों को याद कराएंगे। चलिए नेक्स्ट, एकीकरण। एकीकरण के बाद में आ जाइए राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे राजस्थान में कौन सी भाषा, कौन सी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, साहित्यकार, राजस्थानी साहित्यकार कौन कौन से हुए, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, लोक साहित्य, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। अगला देखिए, इसमें अगला है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य। इसमें आरटी अब इसमें विशेषकर अलग से दी हुई है, तो आरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। और करंट अफेयर, ये 50 अंक के होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या क्या सामान्य ज्ञान में, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, धार्मिक स्थल, खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर, उद्योग, प्रशासनिक व्यवस्था और कल्याणकारी योजना, ये पूछे जाएंगे। शैक्षिक परिदृश्य में देखें, इसमें नवाचार पूछे जाएंगे, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, पुरस्कार पूछे जाएंगे। इसमें देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति जो एसएमसी जो आरटीई की धारा 21 है, उसमें एसएमसी का वर्णन किया गया है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये अलग से एसएमसी इसमें दी हुई है। और एक जो नई शिक्षा नीति है, जो पहले शिक्षा नीति थी वो 10+2 के आधार पर चलती थी, अब जो नई शिक्षा नीति है जो 5+3+3+4 इस पैटर्न पर चलती है। नई शिक्षा नीति से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, इसमें अगला है इसमें आरटी 2009 है, जो कि 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। संपूर्ण भारत के साथ साथ राजस्थान में भी 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो आरटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आरटी 2009 से, आरटी जो राजस्थान में 2011 है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आरटी को भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे देखिए आरटी को कैसे याद करेंगे हम, मान के चलिए एक आपको मैं थोड़ा एक धारा है उसको ही याद कराता हूँ। जैसे धारा 12 है, आरटी की धारा 12 में क्या है कि 25% सीट इसमें रिजर्व रखी जाती हैं, जो कि निःशुल्क होती हैं, यानी 25% सीट फिक्स रखी जाती हैं। तो जब आप इसे कैसे याद रखोगे, धारा 12 में 25% सीटें फिक्स हैं। जैसे कोई आदमी है और वो मर जाता है तो उसके 12 हो जाते हैं, 12 वामन, और 12 वामन होने के बाद में वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है, उसकी सीट ऊपर भगवान के पास में फिक्स हो जाती है। तो आपको इस प्रकार याद रखना है कि 12 वामन होने के बाद में सीट भगवान के पास में फिक्स हो जाती है। तो 12 वामन से हो गया 12, यानी धारा 12 और सीट फिक्स भगवान के पास में, इसका मतलब इसमें 25% सीट फिक्स रखी गई हैं। तो इस प्रकार आप इन्हें याद रख सकते हैं। जैसे 13 हो गए, धारा 13 में क्या है, डोनेशन। तो हम जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर जो स्कूल का मास्टर है वो आपसे पूछता है कि 13 डोनेशन कहाँ है, 13 डोनेशन कहाँ है। तो 13 से हो गया धारा 13 और डोनेशन से हो गया डोनेशन कहाँ है। इस प्रकार आप आरटी को मैं पूरी धाराओं को, जो आप में इसमें 38 धाराएँ, 38 की 38 धाराओं को ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखें, इसमें करंट अफेयर। तो इसमें राजस्थान की करंट अफेयर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे देखें विद्यालय विषय। विद्यालय विषय में आप देखें, इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 अंक के होते हैं। विद्यालय विषय में आपसे क्या पूछा जाएगा, देखिए इसमें पूछा जाएगा आपसे हिंदी की वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शब्द विचार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विकारी शब्द में जैसे लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, विकारी शब्द, शब्दों का रूपांतरण, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। शब्द प्रकार में आपसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द, जैसे अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार 8 प्रकार के होते हैं। चलिए इस प्रकार आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। संधि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय से और इनके उदाहरण, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि,
से प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य विचार में वाक्य के अंग कितने होते हैं, जैसे वाक्य के 2 अंग हो गए, विधेयक और उद्देश्य। प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रूपांतरण, वाक्यों का रूपांतरण करें, ये चीज़ पूछी जाएंगी। नेक्स्ट देखें, इसमें पूछा जाएगा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी कौन से विराम चिन्ह का उपयोग कैसे किया जाता है, कहाँ पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, ये चीज़ इसमें पूछी जाएंगी। विराम चिन्ह में आपने रीट प्री एग्जाम में देखा होगा, हिंदी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो रचनाकार होते हैं उनकी कही हुई बातें या फिर किसी इंसान के द्वारा कही हुई लोकोक्तियाँ वगैरह, इनकी बातों को जैसा का तैसा लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी के द्वारा कही हुई बात को हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे तो उसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों उसमें उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो ये भी अलग अलग प्रयोग होते हैं। मतलब एकल उद्धरण चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे और दोहरा उद्धरण चिन्ह है उनका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो ये चीज़ें इनमें आपको याद रखनी है। तो ये इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला है इसमें लोकोक्ति मुहावरे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शब्द शक्ति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अपठित गद्यांश के भाव एवं व्याकरण संबंधी, इसमें अपठित गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक पद्यांश, यानी गद्यांश और पद्यांश दोनों आएंगे, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पारिभाषिक शब्दावली हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें अगला है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों से हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इस प्रकार आपसे 20 अंक की हिंदी की शिक्षण विधियाँ पूछी जाएंगी। हिंदी की शिक्षण विधियाँ में आप जो रीट प्री में आपने शिक्षण विधियाँ पढ़ी हैं सेम की सेम वही शिक्षण विधियाँ हैं, उसके अलावा आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना है। इसमें वही सारी चीज़ें हैं, जैसे शिक्षण विधियाँ हो गया, भाषा कौशल हो गए, 4 कौशल होते हैं, और भाषा उपागम हो गया, भाषा चुनौतियाँ हो गई, सहायक सामग्रियाँ हो गई, मूल्यांकन विधियाँ हो गई, उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक परीक्षण, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे है इसमें मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से रीट मेंस एग्जाम में सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मनोविज्ञान पर फोकस करें, वो ठीक है, पर इतना फोकस नहीं करें, ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि इसमें आप थोड़ा कम पढ़ोगे तो भी इसमें 7-8 क्वेश्चन तक हल कर सकते हैं। उसके अलावा 7-8 क्वेश्चन हो जाए 10 में से तो वो ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी रहेगी। तो आप मनोविज्ञान पर थोड़ा कम फोकस करें। जो रीट मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें सिलेक्शन का आधार अपनी विद्यालय विषय, क्योंकि उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, और उसके अलावा राजस्थान जीके, ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाने में सहायता करती हैं। आप देखिए मनोविज्ञान में देखें तो इसमें भी शैक्षिक मनोविज्ञान जैसे अर्थ हो गया, कार्य और क्षेत्र, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब लगभग हर टॉपिक से इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतने ये इसमें टॉपिक है, 8-10 टॉपिक। बाल विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बाल विकास में वंश और वातावरण का प्रभाव, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यक्तित्व से विशेषकर व्यक्तित्व और बुद्धि, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या इसमें से एक क्वेश्चन तो आना तय है। इनके अलावा एक के अलावा 2 क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। तो देखिए व्यक्तित्व में विशेषकर आपको याद रखना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत किसने दिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको इन सारी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दूंगा, आप उन्हें लंबे समय तक इन चीज़ों को याद कर सकोगे। बुद्धि में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया, बुद्धि का बौद्धिक शब्द जो सूत्र है उसे भी पूछ लिया जाता है। उसके अलावा बुद्धि की परिभाषा में से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, और बुद्धि के सिद्धांत किसने
कौन सा सिद्धांत दिया, सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण कौन ने किया, ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखें, इसमें अधगम, अधगम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधगम की परिभाषाएं हो गई, विशेषकर अधगम की परिभाषा से एक क्वेश्चन आना तय होता है, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों मैंने अधगम की परिभाषा और अधगम के जो सिद्धांत हैं उनकी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर रखी है, पीपीटी के माध्यम से मैंने उन चीज़ों को पढ़ाया हुआ है। आप वहाँ से एक बार इन्हें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं उसी प्रकार से आपको इन चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ाऊँगा। देखिए मैंने अधगम के जो सिद्धांत पढ़ाए हैं, अधगम की परिभाषाएं पढ़ाई हैं। अधगम की परिभाषा को आपको जो बाहरी जीवन है उसके आधार पर जोड़ के ही पढ़ाया है उसमें। और अधगम के सिद्धांत देखेंगे तो आप, मैंने हर सिद्धांत में पीपीटी में चित्र का प्रयोग किया है, जिससे आप उन्हें लंबे समय तक याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, अधगम के विभिन्न प्रक्रियाएं। अधगम कर्तक कौन कौन से होते हैं, बालकों के ये प्रकार हैं, इनको भी आपको याद रखना है। अधगम में कठिनाइयाँ कौन कौन सी आती हैं, अभिप्रेरणा, और इसको देखें अध्यापक की भूमिका क्या होती है समायोजन में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें लास्ट है, लास्ट इसमें सूचना तकनीक। सूचना तकनीक में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी 10 अंक के। दोस्तों इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और इसे आप ज़्यादा टाइम ना दें। इसको आप पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि पूरी साल इसको ही लगे रहें। आपको, मैं पूरी सूचना तकनीकी है, इसके लिए आपको 3 या 4 वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल पर। आप उन्हें देखकर आप 5 के 5 क्वेश्चन इसमें से सही कर सकते हो। तो इसको पढ़ने के लिए आप ज़्यादा चीज़ें ना पढ़ें। कुछ टीचर होते हैं इसमें कंप्यूटर पढ़ाते हैं, कुछ अलग से कोई उपागम वगैरह को भी इनमें पढ़ा देता है। तो इस प्रकार आप इस पर घुसना चाहोगे तो इसमें बहुत अंदर तक कोई कुछ पढ़ाएगा, कोई कुछ पढ़ाएगा, तो आप इस प्रकार में कंफ्यूज ना हो। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इन्हें आराम से कर सकते हो। नॉर्मल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए और 300 अंक के 300 अंक का प्रश्न पेपर होगा आपका, और 2.5 घंटे में आपको हल करना होगा। दोस्तों वैसे आपके लिए 2.5 घंटा हिंदी वालों के लिए पर्याप्त होता है, इतने टाइम में आपका पेपर आराम से हो जाता है। जो मैथ साइंस वाले होते हैं थोड़ा उनके लिए टाइम कम पड़ता है, 10-20 मिनट का। तो आपके लिए टाइम तो पर्याप्त है, आप इतने समय में पेपर आराम से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण पेपर की जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो रीट मेंस में, उसकी रणनीति बताई। यानी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले रणनीति बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमें इन चीज़ों को देखना होता है कि हम कौन कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़ेंगे और किस टॉपिक में से कितना पढ़ेंगे, कितना छोड़ेंगे। ये भी बात हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एक ही टॉपिक के पीछे पड़े हुए हैं, उसको ही रटने लग रहे हैं और एग्ज़ाम में वो टॉपिक पूछा ही नहीं जाता है। तो आप उन चीज़ों को ध्यान रख के पढ़ें कि वर्तमान में ट्रेंड कहाँ से चल रहा है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान की ज्योग्राफी में से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वर्तमान में राजस्थान की ज्योग्राफी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्वाधिक। ज्योग्राफी के बाद में फिर दूसरे नंबर पर कल्चर से, और तीसरे नंबर पर पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। आजकल हिस्ट्री का ट्रेंड बहुत कम है। एक बार पहले, आज से 4-5 साल पहले, हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, यानी हिस्ट्री का ट्रेंड था उस टाइम पर, अब नहीं है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम समझ आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपके दोस्त हैं जो रीट मेंस की तैयारी हिंदी से करेंगे, उनके लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उनको भी तैयारी करने में सहायता मिल सके। इसके अलावा आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित
वीडियो डाले जाएंगे जो कि ट्रिक के आधार पर होंगे। आपको इन चीज़ों को पढ़ने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद।